संतों ने जो हमारी इंग्लिश की वर्णमाला है, संतों ने जो हमारी हिंदी की वर्णमाला है, इनकी दोनों ही आपस में तुलना की है। और इस प्रकार से उन्होंने तुलना की है दिमाग में एकदम से जाकर के स्थिर हो जाती है। जैसे हमारी इंग्लिश की वर्णमाला है, ए से प्रारंभ होती है, जेड आकर के खत्म हो जाती है। हमें विद्यालय में यही पढ़ाया जाता है कि ए फॉर एप्पल। जब हमारा अंतिम अक्षर आता है जेड, उसका मतलब होता है जेब्रा। यानी कि जो हमारे इंग्लिश की वर्णमाला है, जो हमारे देश की भाषा नहीं है, तो लिखने वाले ने ये बात लिखी कि जो हमारी जो ये विदेशी जो भाषा है, कहां से प्रारंभ होती है श्री पूर्व दिशा और कहां आकर के समाप्त हो जाती है। एप्पल से प्रारंभ होती है और एक घोड़े तक आकर के खत्म हो जाती है। वहां लोग हमें कहां तक पहुंचा देते हैं, जो वो हमें कहां तक पहुंचा देते हैं, कितना हम लोग नीच गिर जाते हैं। लेकिन जो हमारी भारतीय वर्णमाला है, आ से कुछ भी ले लीजिए, चाहे अरिहंत ले लीजिए, चाहे अनाथ ले लीजिए, चाहे और कुछ भी शब्द ले लीजिए, और ऐसे करते 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 अंतिम जो शब्द आता है, क्या आता है? ज्ञ। ज्ञ का मतलब है यानी ज्ञानी बन जाते हम लोग। हमारी जो भारतीय परंपरा है, हमारा जो भारतीय ज्ञान है, हमारा जो भारतीय बोध है, हमारी जो भारतीय समझ है, जब हम इसको पढ़ने लगते हैं, जब हम इसको समझने लगते हैं, तो हमको एक न एक दिन क्या बनाती? ज्ञानी बना देती। ज्ञानी का मतलब केवल इतना ही है, हम हर व्यक्ति अपने विवेक बुद्धि से सोच समझ करके करेंगे, किसी के कहने के आधार के ऊपर नहीं करेंगे। किसी ने कह दिया और हमने मान लिया, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जो भी कुछ करेंगे, किससे करेंगे? अपनी विवेक बुद्धि से करेंगे। यही हमारा भारतीय ज्ञान है। यदि हम इसकी जितनी भी गहराई में जाते रहेंगे, हम क्या हो जाएंगे? स्वाभाविक रूप से ज्ञानी ही हो जाएंगे। और जब हम बाहर की भाषा को पढ़ेंगे, तो हम एक न एक दिन उन्नति नहीं है। इसलिए हमारे ये जो भारतीय संस्कृति है, सचमुच में संस्कार वाली है। यह जो हमारी भारतीय संस्कृति है,
ये क्या है? संस्कार वाली। अब आपने नगरों में रहते हैं, गांवों में देखते हैं, सब जगह जाते आते रहते हैं। कुटिया के बाहर क्या लिखा रहता है? अपने राजस्थान में देखते हैं कितने कितने यानी कि प्यारे शब्द हैं। कहीं लिखा रहता है शुभ लाभ, कहीं लिखा रहता है पधारो सा, कहीं लिखा रहता है आपका हार्दिक स्वागत है। पहले तो हमारे घरों में यह लिखा रहता था। अब धीरे 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 करते करते वो तो सब छूटते चले जा रहे हैं। वहां तो सब छूटते चले जा रहे हैं। अब हमारे घरों के बाहर लिखा रहता है वेलकम। अब तो धीरे धीरे वह भी खत्म होता जा रहा है। फिर उसके बाद में लिखा रहता है प्रवेश निषिद्ध है। फिर उसके बाद लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। अब जो भी मेहमान आएगा क्या समझेगा? इंसान को इंसान से प्यार कम होता है, कुत्तों से ज्यादा होता है। तो लिखने वाले ने बड़ी सुंदर बात लिखी, कुटिया और महल में अंतर एक विशेष। कुटिया और महल में अंतर एक विशेष, यहां लिखा है स्वागतम, वहां प्रवेश निषेध। कुटिया और महल में मात्र इतना ही अंतर होता है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जहां हम किसी चीज की तुलना करते हैं तो फिर भी हमें यही महसूस होता है कि नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कृति में भारतीय संस्कृति ही है। इसकी झलक तो हमें न जाने कहां कहां पर मिलती रहती है। लेकिन हमारे घरों के बाहर तक ही नहीं, हमारे जीवन में ये संस्कृति प्रवेश कर गई है। हमारे घरों में तो नहीं, हमारे जीवन में ये संस्कृति, ये बातें घर करती जा रही हैं। परिवार में एक माता जी और एक बेटा दोनों ही आपस में रहते थे। परिवार में माता जी और बेटा दोनों ही आपस में रहते थे। अच्छा समय गुजर रहा था। एक दिन बेटे ने विचार किया, बेटे ने सोचा कि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, मेरा विवाह नहीं हुआ है। सुबह से लेकर के शाम तक माता जी घर में काम करती रहती हैं, थक जाती हैं, उम्र बढ़ती जा रही है। अब मुझे इनकी सहायता के लिए शादी कर लेनी चाहिए, विवाह कर लेना चाहिए।
कोई सुयोग्य परिवार दे करके, सुयोग्य कन्या दे करके मुझे अब विवाह कर लेना चाहिए। बेटा तो ये सोच रहा है कि अब मां की वही सहायता कर सकती है, अब मुझे विवाह कर लेना चाहिए। आखिर उसने विवाह कर लिया, आखिर उसने विवाह कर लिया। लेकिन यह तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, जब साथ में रहते हैं तब सारी अच्छाई बुराई पता लगती है। जब साथ में रहते हैं तब अच्छाई और बुराई पता लगती है। जब तक दूर रहते हैं किसी व्यक्ति की अच्छाई बुराई पता नहीं लगता। आखिर बेटा एक दिन विवाह करके बहू को घर ले आया। श्री विजय कुमार जी बहु आधुनिक थे। पढ़ाया लिखाया तो बहुत, पढ़ाया लिखाया तो बहुत, लेकिन घर का काम काज सीखी नहीं और सिखाया भी नहीं। पढ़ाया लिखाया तो बहुत, लेकिन घर का काम काज उसने सीखा भी नहीं, सिखाया भी नहीं। खाना पीना और बैठ जाना, माता जी सुबह से लेकर शाम तक काम कर रही हैं, कभी उसके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि माता जी की मैं मदद कर दूं। आलसी बनकर के, प्रमादी बनकर के बैठी रहती है। लेकिन अभी तक तो माता जी के शरीर में कुछ शक्ति थी, जान थी। माता जी ने कोई भी सोचा नहीं, कोई विचार नहीं किया। यही सोचती रही, यही विचार करती रही, कोई नहीं, समय आएगा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बेटा मातृभक्त था। हर समय मां की चिंता किया करता है कि किस भावना से मैंने विवाह किया था कि माता जी के काम में थोड़ा सा सहयोग होगा, मदद मिलेगी। मां की अवस्था होती जा रही है, मां दिन प्रतिदिन बूढ़ी होती जा रही, थक जाती है। क्या सोचा था और क्या देख रहा हूं, क्या सोचा था और क्या देख रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आया उसके। फिर आप लोग भी एक तरीका अपनाते हो, आप लोग भी एक तरीका अपनाते हो, लेकिन वह भी, उनका तरीका जो था वह भी कामयाब नहीं हुआ। एक दिन बेटी ने सोचा, बेटी ने विचार किया कि इसको कैसे सुधारा जाए, इसको कैसे सुधारा जाए। बेटे ने क्या किया, सुबह जल्दी उठ करके हाथ में झाड़ू लिया, झाड़ू लगाने लगा।
और जैसे ही मां ने देखा कि रोज तो मैं झाड़ू लगाती हूं, आज बेटा झाड़ू लगा रहा है। रसोई घर से भागी भागी आई, बेटे के हाथ से झाड़ू छीनने लगी। मां कहती कि बेटा ये काम मेरा है, ये काम तेरा नहीं। घर में भोजन बनाना ये काम मेरा है, घर में झाड़ू पोछा लगाना ये काम मेरा, ये काम तेरा नहीं है। दोनों जोर जोर से बोल रहे हैं जिससे कि उसके कान में कुछ शब्द पड़ जाए। दोनों ही आपस में झाड़ू को लेकर के छीना झपटी कर रहे हैं। बेटा कहते कि नहीं मां, अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, ये काम आज के बाद मैं करूंगा, आपको नहीं करना है। उसने कहा नहीं बेटा, ये काम मेरा है, तुम्हारा काम नहीं है। जैसे ही दोनों झाड़ू को लेकर के आपस में खींचातानी कर रहे थे मां बेटा, ऊपर जो कमरे में बहू आराम से बैठी हुई थी, उसने देखा कि शोर क्यों हो रहा है। बालकनी में आके देखती है कि दोनों ही मां बेटा झाड़ू को लेकर के छीना झपटी कर रहे हैं। ऊपर से ही उसने आवाज लगाई कि आप क्यों आपस में झगड़ रहे हो, आप ये क्यों आपस में झगड़ रहे हो। माता जी कहते कि ये काम मेरा है, झाड़ू लगाना पोछा लगाना ये काम मेरा है, घर की सफाई करना मेरा काम है, आज दिन तक मैंने किया, मैं ही करूंगी। और बेटा कहते कि नहीं, अब तुम्हारी उम्र हो चुकी, ये काम आप नहीं मैं करूंगा। बेटा कहते कि नहीं मैं करूंगा, मां कहते कि नहीं मैं करूंगी। ऊपर से खड़ी खड़ी बहू रानी आवाज लगाती कि माता जी आप क्यों झगड़ा करते हो, एक दिन आप लगा लो, एक दिन वो लगा लो। इसको कहते हैं आधुनिकता। और इतना कहने के बाद फिर अपने कमरे में चली गई। मां ने सोचा, बेटे ने सोचा कि शायद इससे कुछ सुधार हो जाएगा, कुछ समझने लग जाएगी, कुछ मां के काम में मदद मिल जाएगी। लेकिन वह भी बात नहीं बन पाई। एक राजस्थानी कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, कुओं है तो था करूं, कुआं हो तो उसकी गहराई का पता लगा लो। मैंने इसका मतलब समझा है, सामंत न थाक्यो जाए, समंत न थाक्यो, समुद्र की कोई था नहीं पता लगा सकता। टापर है तो राख लूं, छोटे बच्चे हूं तो राख लूं, टापर है तो राख लूं, जोवन राखियो न जाए। चलेगा? यदि कुआं है तो उसकी गहराई नापी जा सकती है, समुद्र है तो उसकी गहराई का पता लगाना बड़ा मुश्किल वाली काम है।
छोटे बच्चे हैं तो उनको फिर भी संभाला जा सकता है, लेकिन जब जवानी आ जाती है उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब जवानी आ जाती है इसको संभालना बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है। लेकिन लिखने वाले ने कड़ी अजीब सी बात लिख दी है, समझ में तो नहीं आती, लेकिन फिर भी चलो एक लाइन तो अच्छी है उसकी। लोग कहते हैं कि जमाना लोगों को बदल देता है, ये बात सही है। लोग कहते हैं कि जमाना लोगों को बदल देता है, ये बात बिल्कुल सही है। मगर जमा वह है जो जमाने को बदल देता है। आज ये बात गलत है, ये बात दिमाग में नहीं बैठती। देखते हैं हम लोग जिस बहाव में जमाना बह रहा है हम उसी में ही बहते चले जा रहे हैं। क्यों बुलबुल साहब? जैसे जमाना चल रहा है उसी में ही हम लोग बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं। जमाने ने हमको बदल दिया है, हमने जमाने को नहीं बदला। विज्ञान ने हमको बदल दिया है, विज्ञान ने हमको बदल दिया है, लेकिन हमने जमाने को नहीं बदला, हमने किसी को नहीं बदला। स्वयं को बदलना बड़ा मुश्किल वाली बात है, जमाने को तो क्या बदलेंगे हम लोग। स्वयं को बदलना बड़ा ही कठिन काम है, दुनिया को तो क्या हम बदलेंगे, आसान काम नहीं है। और हिंदुस्तान के लिए तो आजकल ये शब्द कहीं पढ़ा था मैंने, ये बहुत सही बात लिखी लिखने वाले, ये बात बहुत सही लिखी लिखने वाले ने। कितना मुश्किल है इंसाफ पाना यहां, कितना मुश्किल है इंसाफ पाना यहां, जुल्म करना कितना आसान है। लिखने वाले ने बड़ी सुंदर बात लिखी। जुल्म करना कठिन नहीं है, बहुत आसान है इस हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में जुल्म करना कठिन नहीं है, आसान काम है। लेकिन जब हम इंसाफ लेने के लिए जाएंगे तो वर्षों निकल जाएंगे। क्यों सी जगदीश? जब हम इंसाफ लेने जाएंगे मालूम नहीं कितना समय गुजर जाता है, वर्षों के वर्षों गुजर जाते हैं। अपराध करना इस हिंदुस्तान में बड़ा आसान काम है, लेकिन इंसाफ इतना आसान नहीं मिलता है। तो कहते हैं कि उस परिवार की भी तकरीबन ऐसी ही हालत बन चुकी थी। गरीब परिवार तो था ही, आर्थिक परेशानी भी थी, आर्थिक तंगी भी थी। मध्यम परिवार नहीं था, एकदम गरीब था। लेकिन माता जी ने कष्ट उठा उठा करके बेटी को खूब पढ़ाया, जितना पढ़ा सकती थी पढ़ाया। काम करके भी उसको पढ़ाया और कहीं से मांग तांग करके भी उसको पढ़ाया। लेकिन वही बात सन्मुख आ जाती है
कि जब लड़का कॉलेज में पढ़ने लग जाता है फिर तो उसको वही सब कुछ नजर आता है। फिर वह मां की बात सुनना पसंद नहीं करता। मां की इच्छा के अनुसार चलना उसे पसंद नहीं आता। अपनी मनमानी करता है। जैसी उसकी इच्छा होती है वैसा ही करता है। जैसे जैसे बेटे ने पढ़ाई पूरी कर ली, बेटा पढ़ने में होशियार था। पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद नसीब अच्छे थे तो उसे अच्छा कोई स्थान मिल गया, नौकरी मिल गई उसे। मां फिर सोचती है कि अब तो मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। बेटा पढ़ लिख करके होशियार हो चुका है, अच्छी नौकरी उसकी लग गई है। अब मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। अब वो परिवार की हालत सुधर जाएगी। अच्छे दिन आने वाले, मेरी जिंदगी में तो अब अच्छे दिन आने वाले हैं। अभी तक मेरे परिवार में मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं था। अब एक नए दिन मेरे सहायता करने वाला, हेल्प करने वाला कोई ना कोई जरूर आ जाएगा। मां हमेशा यही सोच रही है, यही विचार कर रही है। लेकिन जिसे कॉलेज की हवा लग जाती है फिर वो मां की कहां सुनता है। कॉलेज में जाने के बाद बेटा स्वतंत्र हो जाता है। मां इधर चिंता करती है, मां चिंता करती है, मां चिंता करती है, मां चिंता करती है। लेकिन आखिर एक दिन उसने अपनी जिंदगी में प्रेम विवाह कर लिया। माता जी को बताया तक नहीं, माता जी से कभी बात नहीं की। माता जी को विश्वास में नहीं लिया। जैसे ही उसने पढ़ी लिखी, धनाढ्य, सुखी, संपन्न लड़की से विवाह कर लिया और उसे घर पे लेके आ गया, उसे घर पे लेके आ गया। जैसे ही वह बेटा पुत्र वधू को घर में लेके आया, बेटा तो जरूर खुश था लेकिन मां खुश नहीं थी। बेटा तो जरूर खुश था लेकिन मां प्रसन्न नहीं थी, मां खुश नहीं थी। मां की इच्छा के विरुद्ध उसने ये सारा काम किया था। मां तो एक पहले से ही दुखी थी, परेशान थी, अब और ज्यादा परेशान हो गई। फिर भी मां ने जैसे तैसे करके अपने मन में दुख को समेट करके
उन दोनों का घर में स्वागत किया और चलो मन में सोचा, मन में विचार किया कि शायद अच्छे दिन आ जाएंगे, शायद अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन एक मनोविज्ञान कहता है कि जितना बेटे के बारे में मां को पता होता है ना, उतना बेटे को भी पता नहीं होता। जितना बेटे के बारे में मां को पता होता है, उतना और किसी को पता नहीं होता है। थोड़े दिनों के बाद, जैसे थोड़े दिन गुजर गए, सप्ताह गुजर गया, मां को ऐसा एहसास होने लगा कि अब जो मैंने मेहनत करके के जो इज्जत बनाई थी, वह भी अब संभालनी बड़ी मुश्किल वाली बात है। अब तो न बेटा मेरे हाथ में है, न पुत्रवधू मेरे हाथ में है। अब तो न बेटा मेरे हाथ में है, मेरे कहने में है, और न पुत्रवधू मेरे कहने में है। मां दुखी है, मां परेशान है, मां आकुल है, व्याकुल है। ऐसे समय में देखो, मां एकांत में बैठ करके कितना दुखी होती है। उस समय बेटा यह भी नहीं सोचता, यह भी विचार नहीं करता कि मां ने मेरे लिए कितना कुछ किया है और मैं क्या कर रहा हूं। अब ऐसे समय में आपको नहीं लगता कि जो महापुरुषों ने ग्रंथों में इतनी इतनी बातें लिखी है, क्यों सी जल्दी, महापुरुषों ने जो ग्रंथों में इतनी इतनी बातें लिखी है, आजकल के जमाने में लगता है कि वो सही होगी। आजकल के जमाने में लगता है कि वो सही होगी, पढ़ने के लिए अच्छी है, बोलने के लिए अच्छी है, उपदेश देने के लिए अच्छी है। लेकिन हम लोग यही आजकल सुनते हैं, फिर वही बात याद आ जाती है, तो घर घर की कहानी है। लेकिन वही बात सामने आ जाती है कि सास भी कभी बहू थी तो बहू भी कभी सास बनने वाली है। ये परंपरा ना शुरू करो, ऐसी परंपरा, ऐसी प्रथा नहीं शुरू करो। ये जो दुनिया का जो क्रम है, ये ऐसा ही चलता रहेगा। इसे चलाना नहीं, इसे चलाना नहीं, इसे सुधारना है। इसे चलाना नहीं, इसे सुधारना है। और इसकी शुरुआत घर से होनी, इसकी शुरुआत घर से होनी। जब ये घटनाएं, जब ये प्रसंग दुनिया में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो लगता है कि माताओं को कितना कष्ट है, पिता को कितना कष्ट है। कथावाचक न जाने कितनी कितनी बातें कहते हैं, लेकिन जब हम परिवारों में आके देखते हैं तो बहुत कम नजर आती। फिर भी धन्य है ऐसे पुत्रों को, बेटियों को, कि जो माता की, पिता की सेवा करती है, दूर बैठ करके भी चिंता करती है। ऐसे भी मैंने परिवार देखे, ऐसे भी मैंने परिवार देखे, ऐसी बात नहीं है। हम तो भगवान की, श्री पदम की वही दृष्टि लेकर के चलते हैं, अनेकांतवाद। व्यापक दृष्टि से सोचो, व्यापक दृष्टि से सोचो, एक पक्ष से मत सोचो, व्यापक दृष्टि से सोचो। इसलिए इसको चलते रहना, चलाते रहना वो वाली बात की भाव में नहीं, उसको सुधारो, सुधारना चाहिए इसको। हमें भी इससे लाभ होगा और हमारी संतान को भी लाभ होगा। हमें भी लाभ होगा और हमारी संतान को भी लाभ होगा। तो चंद बातें मैंने आप लोगों से निवेदन करी।
तो एक बार क्या हुआ कि जो टूर्नामेंट चलते हैं ना ये फुटबॉल के, अब आप देखा होगा कि एक फुटबॉल होती है और इतने ही खिलाड़ी, कोई इधर मारता है, कोई उधर मारता है, कोई इधर मारता है, कोई उधर मारता है, एक ही बॉल है और इतने सारे खिलाड़ी एक ही बॉल को कोई इधर से मारता है, कोई उधर से मारता है, कोई उधर से मारता है, उधर से मारता है। गैलरी में दो व्यक्ति बैठे आपस में बात कर रहे थे। गैलरी में बैठे हुए दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे कि अरे भाई साहब ये तो बताओ कि एक ही बॉल के पीछे इतने सारे खिलाड़ी ये क्या कर रहे हैं? एक ही बॉल के पीछे ये सारे खिलाड़ी ये सब क्या कर रहे हैं? कोई इधर ले जाता है, कोई उधर ले जाता है, कोई इधर ले जाता है, कोई उधर ले जाता है। उसने कहा ये सब गोल करने की फिराक में, ये सब गोल करने की फिराक में है। तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि बॉल इतनी तो गोल है और क्या गोल करेंगे? इतनी तो गोल है, उसको और गोल करके क्या करेंगे? सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो काम, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो काम, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे जग देता, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो काम, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सभी आराधक श्रोतागण सभी सुख साधा में हैं।